जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। और अपनी हॉलीवुड स्टोरी चल रही है समकालीन दक्षिण एशिया को लेकर, जिसमें आज की अपनी कहानी आधारित रहेगी हमारे एक पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर। चलिएगा कहानी को शुरू करते हैं देश की आज़ादी के साथ। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होता है, लेकिन साथ में विभाजन, भारत बनता है और एक पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान के दो हिस्से पाकिस्तान के अंदर होते हैं, एक पश्चिमी साइड का पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी साइड का पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान बना वो हिंदुस्तान के जो बंगाल था और जो आसाम जो एरिया था उसके कुछ एरिया को मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 1947 से लेकर 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान अब और ज़्यादा पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ दोगला व्यवहार हो रहा है। तो वहाँ की जनता है वो इस चीज़ को लेकर आंदोलन करती है और ये कहती है कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए, हमें स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, हम भी एक अलग राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व इस दुनिया में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें अलग से एक देश बनाना चाहिए। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से ये पहला प्यारा प्रश्न बनता है कि पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग के क्या कारण रहे। और अब मैं पहले ही आपको बताऊं कि ये पूर्वी पाकिस्तान ही आज़ाद होकर बाद में बांग्लादेश बना। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की आज़ादी की मांग के क्या कारण रहे। तो यहां पर हम चार प्रमुख कारणों की बात करेंगे जो 1-2 नंबर का अच्छा प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का अधिक दबदबा होना। पूर्वी पाकिस्तान का ये बात कहना जायज था कि हमारे एरिया के अंदर हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की ही ज्यादा चलती है। एक तो ये दर्द था उनका। दूसरा, उर्दू भाषा अपनाने का उन पर दबाव था उनके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आधिकारिक भाषा उर्दू घोषित कर रखी थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान का जो इलाका है ये बंगाली संस्कृति से अभिप्रेरित रहा है। तो उर्दू भाषा को अपनाने का जो इनके ऊपर दबाव था ये भी एक इनका दर्द था। तीसरी बात करें भी बंगाली संस्कृति की उपेक्षा होना। ये बंगाली संस्कृति जो थी पूर्वी पाकिस्तान की, इसको पश्चिमी पाकिस्तान है वो नहीं अपनाने की कोशिश कर रहा था, वो इसकी उपेक्षा कर रहा था, इसको कह रहा था छोड़ दीजिए आप बंगाली संस्कृति। और चौथा कि राजनीति और प्रशासन में उचित हिस्सेदारी है वो पूर्वी पाकिस्तान की नहीं थी। तो ये चार प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने आंदोलन किया। एक बार पुनः देखें भी इस इलाके के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का अधिक दबदबा था। दूसरा, उर्दू भाषा अपनाने का दबाव था। तीसरा, बंगाली संस्कृति की यहाँ पर उपेक्षा की जा रही थी और राजनीति में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में इनकी कोई उचित हिस्सेदारी नहीं थी। इन सब मांगों को लेकर आंदोलन का जो नेतृत्व किया जा रहा था, ये अपनी अगली बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेतृत्व जो लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। बहुत अच्छा प्रश्न है 1 नंबर में भी। बांग्लादेश की आज़ादी में, पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी में जो जन आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें शॉर्टकट शेख मुजीब भी कहा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान इनका नेतृत्व कर रहे थे और इनकी एक राजनीतिक पार्टी भी थी जिसका नाम था अवामी लीग। तो ये दोनों प्रश्न बनते हैं भी लीडर कौन था? शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी का नाम अवामी लीग था। अब देखिए चुनाव आ जाते हैं 1970 में। तो
1970 में पाकिस्तान के चुनाव होते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग है वो सारी की सारी सीटें जीत जाती है। स्वाभाविक था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान का जो दर्द था उसको ही अवामी लीग का मुखिया शेख मुजीबुर रहमान लेकर आंदोलन कर रहा था। तो जनता को यही लग रहा था भी अवामी लीग ही हमें हमारे हक है वो दिला सकती है। तो जनता ने खुलकर वोट दिया अवामी लीग को, और 1971 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग है वो सारी की सारी सीटें जीत गई। अब अवामी लीग है वो खुश हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पूरे पाकिस्तान को लेकर एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ था, और जिसमें यह था भी जिसको जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व मिलेगा उसी प्रकार से प्रतिनिधित्व है इस संविधान सभा में भी मिलेगा। तो प्रस्तावित जो संविधान सभा थी उसके लिए भी अब अवामी लीग ने क्या प्राप्त कर लिया, बहुमत प्राप्त कर लिया। ठीक है भी हम संविधान सभा के अंदर जाएंगे और हमारे पूर्वी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी बातें रखेंगे। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया दबदबा किनका था, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का। तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने यह संविधान सभा की बैठक ही नहीं दी। अब क्या करेगी अवामी लीग, अब क्या करेगा शेख मुजीब, भी बैठक ही नहीं होने दी, और उल्टा क्या कर लिया, शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया कि तू थोड़ा ज्यादा बोलता है, तू तड़क किया और अंदर डाल दिया। लो भाई, आंदोलन तो कमजोर होने की कगार पर आ गया। और उधर से उस टाइम जो पाकिस्तान जनरल याहिया खान, हम पाकिस्तान वाले टॉपिक के अंदर इस चीज को पढ़ चुके हैं, पाक जनरल याहिया खान ने इस जन आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई कर दी और उससे हजारों लोग मारे गए। सैनिक गोलियों के आगे कौन बचने वाला था, सबको अपनी पड़ी थी। जनता क्या चाह रही थी, इन पाकिस्तान वालों को, इस पश्चिमी पाकिस्तान को कहां ये बात समझ में आने वाली थी। तो याहिया खान के निर्देश पर सैनिक कार्रवाई होती है और हजारों लोग पूर्वी पाकिस्तान में मारे जाते हैं। जो बच रहे हैं वो जान बचाने के लिए भारत की तरफ भाग रहे हैं और भारत में शरण ले रहे हैं। तो जो बच गए वो लोगों ने भागकर भारत में शरण ली और अपनी जान बचाई। अब देखिए, भारत में बांग्लादेश आसाम वाली साइड के अंदर पूर्वी पाकिस्तान से जनता भाग भाग कर भारत में आ रही है, तो भारत में इन शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यार कैसे इनको रखेंगे, कहां रखेंगे, कैसे उनकी खाने पीने की हम व्यवस्था करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लग रहा था। तो भारत के अंदर शरणार्थी समस्या उत्पन्न होगी। तो लो जी, अब भारत के सामने क्या विकल्प था, उसे यही था भैया अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि हमारी नीति है भी हमारी भूमि पर कोई आया तो वो उसको हम भूखा नहीं मरने देंगे। तो अब हम क्या करें, तो हमने यही सोचा और साथ में उस पाकिस्तान के साथ एक कहीं ना कहीं हमारे मन में जो उसके प्रति जो सच्चा द्वेष है वो होना भी चाहिए, जिस प्रकार की उसके कुकृत्य है। और हमारे सामने बदला लेने का भी एक अच्छा मौका था भी। आप सब ने कितने गलत तरीके से हिंदुस्तान का बंटवारा किया और देखिए हम किस प्रकार से अब आपका बंटवारा करते हैं। और उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो भारत में शरणार्थी की समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो भारत ने फिर क्या किया, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी का समर्थन कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान वालों, शेख मुजीब, अवामी लीग, आप जो कर रहे हो वो सही हो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भारत ने वित्तीय और सैनिक सहायता भी पूर्वी पाकिस्तान के उस आंदोलन को उन्होंने उपलब्ध करवाई। ये बात अब पश्चिमी पाकिस्तान को कहां हजम होने वाली थी, और परिणाम क्या हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है वो छिड़ जाती है। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने आप का आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, हार मान ली और कह दिया भाई जो आप मांग रहे हो वो आपको दिया जाता है। और इसी प्रकार एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म होता है 16 दिसंबर 1971 को। तो 1947 से 1971 तक
जो पाकिस्तान का हिस्सा रहा पूर्वी पाकिस्तान, वो दिसंबर 1971 में देश के दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरता है। ये हमारी भारत की भी एक कूटनीतिक जीत थी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत प्यारा प्रश्न आपने यहां तक समझा है भी किस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के उदय के या नए राष्ट्र बनने के कारण क्या रहे थे, उस आजादी की मांग के क्या कारण रहे और किस प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ, इस चीज को हमने समझ लिया एक प्रश्न के रूप में। चलिए अब हम समझते हैं बांग्लादेश बन चुका है, तो बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से डेमोक्रेसी लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और कौन सी चुनौतियां उनके सामने आती है। एक चीज आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से ही बना वो राष्ट्र है जहां पर कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन है वो चलता रहा है। तो देखिएगा बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन जाता है और अपनी आजादी के बाद ये अपना संविधान बनाता है और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश है वो घोषित कर देता है, यानी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना बांग्लादेश के अंदर हो जाती है। लेकिन 1975 में वही शेख मुजीब साहब जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश की आज़ादी का जो आंदोलन है वो चला था, उसी शेख मुजीब ने संविधान संशोधन कर दिया। कब किया? 1975 में। शेख साहब को कुछ खतरा हो गया था, भैया तू ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा, तो शेख मुजीब ने संविधान संशोधन कर दिया। जो पहले संसदीय प्रणाली शासन करने की, राज करने की जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी उसकी जगह पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया गया, ये परिवर्तन कर दिया गया। और साथ में ही अपनी पार्टी अवाम लीग के अलावा अन्य जितनी भी पार्टियां थी उनको समाप्त कर दिया। अरे ये क्या कर रहा है शेख, कहां तो बांग्लादेश को आजादी की बात कर रहा था। इसको कहते हैं राजनीति, अपने फायदे के लिए ही कुछ करना, अपनी राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए कुछ करना। कई बार इस राजनीति में देश हित गौण हो जाते हैं, दिखावा कुछ होता है और रियल में कुछ होता है। तो 1975 में शेख मुजीब ने संविधान संशोधन कर दिया, संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ले आए, अवामी लीग के अलावा अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। तो स्वाभाविक था देश के अंदर तनाव और संघर्ष की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो फिर क्या होता है इस तनाव और संघर्ष की स्थिति में और किस प्रकार से शेख मुजीब मारे जाते हैं और सैनिक शासन की स्थापना होती है, उस बात को आगे बढ़ाएं। तब तक अगर आप नोट्स फॉर्म में उतार रहे हैं तो जितनी बात हमने अभी तक समझी है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा इस चीज को। 1975 के संविधान संशोधन से तनाव और संघर्ष की स्थिति है वो बांग्लादेश में उत्पन्न हो जाती है और नतीजा होता है वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो जाता है, क्योंकि अगस्त 1975 में वहां की सेना ने बगावत कर दी और उस लड़ाई के अंदर शेख मुजीब मारे जाते हैं और सैनिक शासन स्थापित हो जाता है और मुखिया बनते हैं जिया-उर रहमान। तो शेख मुजीब का अंत और नए सैनिक शासक जिया-उर रहमान का उदयमान हो जाता है। और इसी जिया-उर रहमान ने बाद में अपनी एक पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम पर ये 1979 का चुनाव है वो जीत जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इन साहब की भी, जिया-उर रहमान की भी हत्या कर दी जाती है आर्मी वालों के द्वारा ही, और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद अब नए सैनिक शासक हैं
वो इस देश के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। तो पहले शेख मुजीब, उसके बाद जियाउर रहमान का भी कत्लेआम, और उसके बाद सैनिक शासक एक नए इरशाद का उदय होता है, और लोकतंत्र बहाली के लिए बांग्लादेश में जन आंदोलन है वो लगातार जारी रहता है। तो इरशाद को कुछ लगता है भैया कुछ छूट इनको देनी होगी, तो कुछ राजनीतिक गतिविधियों के अंदर ये छूट दे देता है, और बाद में 5 साल के लिए ये HM इरशाद भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, और बांग्लादेश की जनता का जो विरोध है वो जारी रहता है। और अंत में 1990 में इरशाद साहब को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये थक चुके थे, अब इनको लगता है भैया तेरी भी कोई कहीं ना कहीं किल्ली न निकाल दे, तो इसने अपना पद छोड़ दिया। और 1991 में बांग्लादेश में होते हैं चुनाव, और यहीं से माने भी पुनः लोकतंत्र की स्थापना होती है 1991 से। और बहुदलीय यानी एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, तो बहुदलीय चुनाव पर आधारित है वो लोकतंत्र है, अब आगे कायम है। तो इस प्रकार आपने ये समझा भी बांग्लादेश के जन्म के बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया, फिर शेख मुजीब ने किस प्रकार से उसमें चेंज किया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लाए, अवामी लीग के अलावा दूसरी पार्टियां खत्म कर दी जिससे तनाव हुआ, आर्मी उग्र हो गई, बगावत कर दी अपने ही मुखिया के खिलाफ, और शेख मुजीब है उसमें मारे जाते हैं। जियाउर रहमान एक सैनिक शासक बनता है, ये भी अपनी पार्टी बनाता है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, फिर ये चुनाव जीत कर आ जाता है, फिर इसका कत्लेआम, और उसके बाद इरशाद आ जाता है, और इरशाद को शायद इस तरीके से मरना कबूल नहीं था, इसलिए उसने पहले ही पद छोड़ दिया, और 1991 से फिर कुछ बांग्लादेश में शांति आई है। हालांकि छुटपुट बातें हैं वहाँ भी चलती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान से जन्म हुआ है ना, फिर भी हमारा प्रयास है भी ये अच्छे से यहाँ पर भी लोकतंत्र है वो कायम रहे। तो इतनी बात आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे भी किस प्रकार से बांग्लादेश की स्थापना के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना में किस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उसके सामने आई, वो सारी चीज़ें क्लियर है, वो अपने कर चुके हैं। चलिएगा और अब बात करेंगे बांग्लादेश का भारत के साथ संबंध है वो किस प्रकार के हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस पोर्शन का इधर से आप ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं भारत का अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ संबंध है वो किस प्रकार के हैं। इसमें हम दोनों चीज पढ़ेंगे भी दोनों एक दूसरे के ऊपर किन बातों को लेकर नाराज है और किन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं भी भारत की क्या नाराजगी है बांग्लादेश के साथ, यानी किन बातों को लेकर भारत है वो बांग्लादेश से अप्रसन्न है। जिसमें पहला है कि बांग्लादेश से जो अवैध आप्रवास है उससे भारत है वो नाखुश है। भैया क्यों आने देते हो आप इनको, और ये जब हमारे देश में आते हैं तो वो शरणार्थी बन जाते हैं जिससे हमें आर्थिक नुकसान है वो उठाना पड़ता है। दूसरा है कि पूर्वोत्तर भारत में जाने को बांग्लादेश है वो अपनी यहाँ से अपनी भूमि से हमें रास्ता है वो देने में संकोच करता है। तीसरा है कि भारत विरोधी जो इस्लामी कट्टरपंथी है उनको बांग्लादेश है समर्थन देता है, इस बात की भी हमें नाराजगी है। और चौथा है कि म्यांमार को बांग्लादेश से भारत को जो प्राकृतिक गैस निर्यात करने की जो बात है उसके अंदर बाधा उत्पन्न है वो कर रहा है। तो ये वो कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत के बांग्लादेश के साथ जो संबंध है उनमें अप्रसन्नता झलकती है। इसी प्रकार से बांग्लादेश है वो भी भारत से नाराज है। किन बातों को लेकर वो भी देख लो भी भारत द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके जल बंटवारे में मनमानी करने का आरोप लगाता है। वो ये कहता है कि भारत है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल के बंटवारे के अंदर है ना अपनी दादागिरी करता है, और भारत का है जो चटगांव जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो विद्रोह हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहा है। ये बांग्लादेश की शिकायत है भारत को लेकर। और भारत है वो प्राकृतिक गैस में क्या वो सेंधमारी कर रहा है, क्या इसका भी हमें नुकसान हो रहा है। और भारत का व्यापार में बेईमानी करने का आरोप भी बांग्लादेश है वो भारत के ऊपर लगा रहा है।
तो इन कुछ बातों को लेकर बांग्लादेश की भारत के साथ नाराजगी है। लेकिन नाराजगी चलो देशों के बीच में होती रहती है, हर पड़ोसी देश को अपने पड़ोसी से कोई न कोई शिकायत रहती है, भारत को भी है तो बांग्लादेश को भी है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर बहुत ही अच्छे संबंध है, अर्थात इन दोनों देशों के बीच में जो प्रमुख सहयोग के जो मुद्दे हैं उनको भी आप अच्छे से समझिएगा। ये भी एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करें दोनों के संबंधों में, तो पिछले 20 वर्षों में आर्थिक संबंध हैं वो इन दोनों देशों के बीच मजबूत हुए हैं। दूसरा है कि भारत की एक विदेश नीति रही है लुक ईस्ट। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी चलती थी और जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो 2014 में उन्होंने एक नई पॉलिसी दे दी एक्ट ईस्ट। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी चलती थी, बाद में इन्होंने एक्ट ईस्ट नीति है वो बना दी। तो भारत के लुक ईस्ट और जो एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसका भी बांग्लादेश हिस्सा है और इस नीति से म्यांमार के जरिए भारत है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की कोशिश है वो करता है। और दिसंबर 1996 में गंगा नदी जल बंटवारे पर दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच में फरका संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह भी एक छोटे प्रश्न के रूप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। फरका संधि किन दो देशों के बीच में हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। कब हुई? दिसंबर 1996 में हुई। किस मुद्दे को लेकर हुई? गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर यह संधि है वो इन दोनों देशों के बीच में हुई है। इसी प्रकार दोनों देश है वो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी एक दूसरे के साथ काफी सहयोगात्मक नीति है वो अपनाए हुए हैं। और 2015 में तो बहुत ही शानदार काम हुआ दोनों देशों की तरफ से और इसके लिए भारत के अंदर संविधान संशोधन भी हुआ। 2015 में दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्रों को अर्थात इंग्लिश में कहते हैं जिनको इनक्लेव, उनका भी आदान प्रदान किया। इनक्लेव वो होते हैं जो किसी दूसरे के क्षेत्र के अंदर जो एरिया होता है, जैसे बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है वो अपने भारत के अंदर था और भारत का कुछ हिस्सा वो बांग्लादेश के अंदर था जो इनक्लेव थे, तो उनका आदान प्रदान कर लिया था कि उन नागरिकों को ये क्लियर पता चल जाए भी हम कहाँ के निवासी है और उनको आने जाने में किसी प्रकार की समस्या है वो नहीं रहे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये बड़ा ही ऐतिहासिक समय था 2015 का, जब दोनों देश भारत और बांग्लादेश के अंदर कुछ इनक्लेव को लेकर है यानी भूमि स्थानांतरण हुई थी। कुछ भूमि उनको दी और कुछ उनके क्षेत्र हैं वो हमने लिए। तो इन चीजों को अगर हम गौर से देखें तो भारत और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध है वो काफी अच्छे हैं। नाराजगी चलती रहती है लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में सहयोग को लेकर बहुत ही अच्छी नीति के तहत है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर हमने आज के इस वीडियो सेशन में ये जाना भी किस प्रकार बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बना, किस प्रकार वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना में किस प्रकार की समस्याएं वहां पर आई और उसके बाद हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारे यानी भारत के संबंध है वो किस प्रकार से रहे। तो उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नोट्स फॉर्म में इसको उतारिएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलिए अगले वीडियो सेशन में एक नए दक्षिणी एशिया देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।